हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बाइकर्स। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएस सेक्शन की। इससे पहले दो पार्ट कर लिए हैं हम लोगों ने। पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं एक बार निकाल लेता हूँ, है ना। चलो इसका आंसर देने की पहले कोशिश करो, खुद से कोशिश करेंगे। क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम अनाउंस बाय द। अब देखो, इससे पहले के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके कैसे थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस से थे। अभी करंट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कनेक्ट इंडियन सिस्टम डायस्पोरा विद इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन जून 2023। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बता सकते हो क्या। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से ही कोई एक आंसर है, बताओ क्या होगा। चलिए ठीक है, देखो पहले तो क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, जो हिंदी वाले हैं वो भी समझ लेंगे। जिससे कि इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम, कह रहा है उस प्रोग्राम का नाम बताना है जो अनाउंस किया गया है किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और किस लिए, कनेक्ट करने के लिए, किसको, इंडियन सिस्टम डायस्पोरा। ये सिस्टम नहीं है, सॉरी, STEM। अभी इसकी फुल फॉर्म बताऊँगा। डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी, प्रवासियों से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, वो भी किस लिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं हमारे जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने क्या किया, अनाउंसमेंट कर दी। कब, विज्ञान दिवस पर। ठीक है, अब बताओ विज्ञान दिवस कब आता है। विज्ञान दिवस 28 फेब को आता है ना, देख लेना, मेरे हिसाब से 28 फेब ही है। ठीक है, तो विज्ञान दिवस पर जितेंद्र सिंह ने क्या कर दिया, अनाउंसमेंट की। और अनाउंसमेंट में क्या कहा कि जितने भी प्रवासी का मतलब समझते हैं ना, जो मूल निवासी भारत के हैं और अन्य देशों में जाके रहते हैं, कि उन प्रवासियों के साथ हम कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने के बाद उनसे बातचीत करते हैं कि जो इंडिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इनको कैसे इम्प्रूव किया जाए। बात क्लियर है, इनको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो इसी प्रोग्राम का नाम क्या है, वैभव है। इसी प्रोग्राम का नाम क्या रखा, वैभव रखा। बात क्लियर है, वैभव फेलोशिप इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ वैभव की भी फुल फॉर्म है क्या, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं आप वैश्विक, हिंदी इंग्लिश एक ही हैगा, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक ना, लिख लेना वैज्ञानिक। और कोई किसी प्रकार से इस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये मात्रा कहाँ जा रही है। ठीक है, ये गलत लिखा है, सही लिखा है, बस मेरे बोलने पर ध्यान देना। स्पेलिंग हो सकता है अधिकांश गलती मिलेंगी आपको। खैर, आते हैं, वैभव की बात कर दी, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ये हो गया वैभव के बारे में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैंने आपको दोनों में बता दिया कि दोनों में यही दिया गया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, मैंने आपको बताया ना कि क्या करना है हमें, जितने भी इंस्टीट्यूट हैंगे, हायर इंस्टीट्यूशन, उनको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो मेन पार्ट जो है जिस पे ध्यान दिया जाएगा वो साइंस और टेक्नोलॉजी पे दिया जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, साइंस और टेक्नोलॉजी पर इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अच्छा, एक मिनट रुको, मैं आपको फुल फॉर्म तो बता दूं इस STEM की, है ना। यहाँ लिख दें क्या, STEMM। तो देखो, S से क्या हो गया, S से तो साइंस हो गया। ठीक है, T से क्या हो गया, T से टेक्नोलॉजी हो गया। E से क्या हो गया, E से इंजीनियरिंग हो गया। M से मैथ हो गया। और एक M से, दूसरे M से हो जाएगा मेडिकल। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लिखनी हो लिख सकते हैं आप, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिकल। ये आपकी STEMM की फुल फॉर्म बन जाएगी। तो ये हो गया अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। उड़ीसा साइंटिस्ट, एक मिनट इसको तो हटा लें पहले। क्वेश्चन कहता है कि उड़ीसा में जो साइंटिस्ट है, उड़ीसा साइंटिस्ट स्वाति नायक वॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल अवार्ड इन सितंबर 2023। देखो, उड़ीसा की रहने वाली स्वाति नायक ने इंटरनेशनल अवार्ड जीता है, तो वो कौन सा अवार्ड है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। ठीक है, अब ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, ये खाद्य एवं कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, खाद्य एवं कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही बात हो गई आपका,
खाद्य, ठीक है, खाद्य कृषि क्षेत्र, ठीक है, खाद्य कृषि क्षेत्र में इसको दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार है, ठीक है ना, कृषि क्षेत्र का ये नोबेल पुरस्कार है, नोबेल प्राइज, ठीक है ना, नोबेल प्राइज हैगा। और किसको दिया गया है ये फिलहाल, स्वाति नायक को दिया गया है, ठीक है ना। और इसका नाम क्या है, नॉर्मन ई बॉर, क्या हैगा, बोरलॉन्ग, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, ठीक है। तो ये इनका नाम है और इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। बात क्लियर है ना, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। ये वर्ल्ड लेवल पर खाद्य एवं कृषि विभाग के एक, कह सकते हो आप कि अच्छे खासे चर्चित नाम रहा था, इसीलिए तो इनके नाम पे दिया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ हरित क्रांति, हाँ एक चीज़ और बन जाती है, जैसे हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक। अगर हम बात करते हैं इंडियन लेवल पर, मतलब कि अपने भारत के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पर बात करते हैं मतलब, ठीक है। और अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करेंगे तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को क्या माना जाता है, इंटरनेशनल हरित क्रांति का जनक माना जाता है। समझ पाए क्या मेरी बात को। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्वामीनाथन का, क्यों, इनकी अभी भी मृत्यु हुई है फिलहाल में ही 2025 से लेके, और ये 1925 से लेके कब तक चले हैं, 2023 तक चले, लगभग 98 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। बात क्लियर है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खाद्य एवं कृषि क्षेत्र में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नॉर्मन ई बोरलॉन्ग अवार्ड हैगा, ये व्यक्ति है, इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, कृषि क्षेत्र से रिलेटेड है ये भी। और हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस पर, अगर इंटरनेशनल की बात करें, और नेशनल की बात करें तो हमारे MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। बात क्लियर है। और हाँ एक चीज़ और, हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन माने जाते हैं, लेकिन सबसे पहला अवार्ड नॉर्मन ई बोरलॉन्ग अवार्ड, सबसे पहला अवार्ड MS स्वामीनाथन को ही मिला था, ये बात भी आप याद रखना। और अगर बात करते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में पहली वैज्ञानिक है कौन, स्वाति नायक हमारे पहली वैज्ञानिक है जिनको ये अवार्ड मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है ना। इससे रिलेटेड आपको इतनी जानकारी मेरे हिसाब से ठीक है, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच, एक मिनट इसको हटा दो पहले यहाँ से। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 8 की, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर बाबर डिफेटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत। कह रहा है कि पानीपत की कौन सी लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो आपका कौन सा है, प्रथम युद्ध है, पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की प्रथम युद्ध, यहाँ लिख सकते हैं आप प्रथम युद्ध में कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का कब हुआ था, लिख दूंगा यहाँ पर, पूरा ही लिख लो, कोई डाउट होता है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था आपका, ये हुआ है 12 जनवरी है ना, सॉरी 21 अप्रैल है, 21 उल्टा लिख दिया इसको, दूसरा वाला आएगा 21 अप्रैल 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और पानीपत के दूसरे युद्ध की बात देखो, 21 अप्रैल 1526, अब पूरा याद रखना, कई एग्जामों में ये पूरी डेट पूछी गई है, 1526 तो सबको याद रहता है, ठीक है। अच्छा इसके बारे में ये और देख लेते हैं किस किस के बीच लड़ा गया था। तो ये हो गया आपका बाबर हो गया, और दूसरा कौन हो गया हमारे पास, बाबर के साथ साथ इब्राहिम लोदी और हो गया, है ना, यहाँ पर लिख लो बाबर, ठीक है, बाबर हो गया और इब्राहिम लोदी हो गया ना, इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बात क्लियर है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। जीत किसकी हुई थी, बाबर की जीत हुई थी 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ये बाबर था कहाँ का, ये उज्बेकिस्तान का था, ठीक है ना, उज्बेकिस्तान का था, लिख लेना आप, उज्बेकिस्तान का, ठीक है, उज्बेकिस्तान का ये था। वहाँ से आया था किस लिए,
स्पेशली इसी चीज़ के लिए आया था कि ये राज करेगा, ठीक है, कहाँ, भारत पर। लेकिन सबसे पहले कहाँ जाता है, ये दिल्ली जाता है, क्योंकि उस समय पर यहाँ पर इब्राहिम लोदी था जो दिल्ली में क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, ठीक है। तो ये इसके पास जाता है, फिर इससे युद्ध करता है, युद्ध में ये क्या करता है, इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है और इसके बाद ये जीतता है। अगर बात करते हैं ये कहाँ का था इब्राहिम लोदी, तो ये अफगानी था, ठीक है ना, ये अफगानी था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपसे बात करता है कि पानीपत का दूसरा सेकंड जो युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था पानीपत का, ठीक है, सेकंड पानीपत वॉर, ठीक है। सेकंड पानीपत वॉर कब हुई थी बताना, तो आप लोग कहेंगे इसको 5 नवंबर 1556 को। और किस किस के बीच हुई थी, तो ये हुई थी अकबर और हैमू के बीच में, हुई थी, ठीक है ना, अकबर और हैमू के बीच में हुई थी, जिसमें जीत किसकी हुई थी, अकबर की जीत हो गई थी। बात क्लियर है। तो ये रही बात आपके दूसरे युद्ध की। अब दूसरी की बात करती तो तीसरे की बात करनी पड़ेगी। तीसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ था, तीसरा पानीपत वॉर जो हुआ था आपका हुआ था कब, 14 जनवरी 1761 में। इतनी बात क्लियर रहेगा। तो मैंने आपको तीनों जानकारी दे दी आपको, प्रथम कब हुआ, दूसरा कब हुआ और तीसरा कब हुआ। अच्छा, इसके बारे में ये और लिख लो, ये किस किस के बीच हुआ है, तो अहमद शाह और मराठों के बीच हुआ है, अहमद शाह और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है, मराठों बोल दिया मैंने, लिख लेना, ठीक है ना, मराठों के बीच हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी, अहमद शाह की, इसमें जीत हो गई थी, ठीक है ना, मराठा हार गए थे। तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 3 को लेके, सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है, इस जानकारी को ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट, लेक लाड़की योजना किस वर्ष बाद जन्मी लड़कियों के लिए प्रभावी है। तो लेक लाड़की बोले या फिर लाडली योजना बोले, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई है। और इस योजना में है क्या पता है, 1,10,000 रुपये मिलेंगे। किन बच्चियों को मिलेंगे 1,10,000 रुपये, जिनका जन्म 1 अप्रैल 2023 के बाद हुआ है, उन बच्चियों को कितना पैसा मिलने वाला है, 1,10,000 रुपये मिलेंगे। और टोटल 5 किस्तों में मिलेंगे, उनके जन्म से लेके उनकी पढ़ाई तक। बात क्लियर है ना। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 1 अप्रैल 2023 के बाद से, ठीक है ना। चलिए ठीक है, और चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ देखो, मिलने वाला किसका, ऐसा नहीं कि सबको मिलेगा। जिनके पास येलो कार्ड है, राशन कार्ड जो होता है ना, जिसके पास पीला राशन कार्ड है और जिसके पास ऑरेंज राशन कार्ड है, और जो वहाँ का मूल निवासी है, महाराष्ट्र का मूल निवासी है, उसे ये चीज़ मिलने वाली है, अदर स्टेट वाले को नहीं मिलेगी। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर में हम लोगों को क्या दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च अ नेशन वाइड यूनिवर्स ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेनिंग टू एलिमिनेट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। देखो किस बीमारी को हटाने के लिए यहाँ पर बात की गई है, क्या किया गया है, एक दवाई लॉन्च की गई है। तो यहाँ पर आ जाएगा लाइम्फोटिक है ना। तो कौन सी हैगी ये, 1 मिनट में, लाइम्फोटिक ही तो है कि ना, हाँ बिल्कुल, लाइम्फोटिक फाइलोरियोसिस। ये कौन सी बीमारी है मैं बताता हूँ आपको। देखो इस बीमारी में क्या होता है, जैसे कुछ मच्छरों की प्रजाति ऐसी हैं जिनके काटने से क्या हो रहा है कि पैरों में सूजन हो गई, पैर इतने बड़े हो गए कि अब वो काम करना ही बंद कर दिया, ठीक है। तो ये बीमारी थी लाइम्फोटिक फाइलोरियोसिस, ठीक है। तो इसकी चर्चा की गई है इस क्वेश्चन में, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, लाइम्फोटिक फाइलोरियोसिस। और इसमें बता दूं मैं आप लोगों को, इसमें हाथी का पाँव भी बोलते हैं, इस बीमारी को हाथी का पाँव भी बोला जाता था। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें। कह रहा है फीफा, 1 मिनट, फीफा के बारे में दिया गया ना नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से किस शहर में फीफा विश्व कप 2026 और AAFC एशियाई कप 2027 के प्रारंभिक क्वालीफायर राउंड 2 में भारत के शुरुआती 2 घरेलू मैचों की मेजबानी की थी, ठीक है ना।
की थी, 2 घरेलू मेजबानी की थी। हाँ ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किस शहर में फीफा विश्व कप 2026 और एएएफ एशियाई कप 2027 के प्रारंभिक क्वालीफायर राउंड में 2 में भारत शुरुआती 2 घरेलू मैचों की मेजबानी करेगा ना। 26 में कहाँ से कर दी भाई। तो आंसर जो हो जाएगा इसमें भुवनेश्वर हो जाएगा। ये 2 मैचों की मेजबानी करेगा भारत, और भारत में कहाँ, भुवनेश्वर में होगी। तो फीफा का भी याद रखना है यहाँ से। फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। लिख दूँ क्या? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ठीक है ना, इंटरनेशनल एसोसिएशन, ठीक है, फुटबॉल एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशन। स्पेलिंग मैंने पहले कहा, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारे पास फुल फॉर्म ऑफ फीफा। साथ ही साथ एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, फीफा कहाँ होगा ये भी याद रखना। 2026 में फीफा होगा, अभी इससे पहले 2022 में होता, 2026 में होगा कहाँ फीफा? तो ये होगा आपका, हाँ, यूएसए, कनाडा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि फीफा की जो मेजबानी करने वाले हैं वो 3 देश हैं, ठीक है, अलग अलग होगा, कनाडा, और तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिको, ठीक है ना। तो 3 देश हैं जो 2026 में फीफा की मेजबानी करने वाले हैं। इससे पहले अगर बात करें 2022 में हुआ था फीफा, तो उसमें विनर कौन था? विनर था आपका अर्जेंटीना, और हुआ कहाँ था? कतर में हुआ था। बात क्लियर है ना। तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इतना ही बहुत है इस क्वेश्चन से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे अब? 7 कर लिया ना हम लोगों ने, 7 करेंगे, 6 तक कर लिया है ना। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी वाज ओमिटेड बाय विच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया है, जो पहले क्या होता था, देखो आंसर बताता हूँ मैं। इसका आंसर होगा इसका कौन सा? 44 अमेंडमेंट एक्ट, 44 अमेंडमेंट, 44वां संशोधन। 44वें संशोधन में क्या किया गया? 44वां संशोधन जैसे हुआ 1978 में किया गया। 44वें संशोधन में था क्या कि पहले, इससे पहले 1978 से पहले हमारे पास कितनी संपत्ति है इसका कोई ब्यौरा नहीं देना पड़ता था हमें। लेकिन 44वें संशोधन के बाद क्या कर दिया? इसको बदलाव कर दिया इसमें, और कितनी संपत्ति है इसका ब्यौरा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बात क्लियर है। ये पहले आर्टिकल 31 में था, अब पहुंच गया कितना? 300A में। 300A में अब कुछ प्रावधान कर दिया कि भाई ये टर्म कंडीशन होगी, आप ये चीज़ें बताएंगे। तो अब क्या कर दिया? 300A आर्टिकल में पहुंचा दिया, जबकि पहले किस में था? ये 31 आर्टिकल में था। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 44वां संशोधन। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी समझ आ गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है? तो उपाधियों का अंत, बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया। तो आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 जो उपाधियों का अंत करता है। अगर आपसे आर्टिकल 17 पूछता तो आर्टिकल 17 क्या करता है? आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत करता है, ठीक है, समानता का अधिकार, ठीक है ना, छुआछूत का अंत होता है। अगर बात करते हैं समानता का अधिकार तो 14 से 18 आर्टिकल समानता का अधिकार की बात करते हैं, ठीक है ना। 14 से 18 आर्टिकल समानता की अधिकार की बात करते हैं। और ये आर्टिकल 18 किसकी बात करता है? उपाधियों का अंत। उपाधि का अंत का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कह सकते हो सचिन तेंदुलकर के आगे अगर आपने कह दिया कि मास्टर ब्लास्टर, तो आप तो कह सकते हो, लेकिन वो अपने नाम के आगे कहीं ये लिख नहीं सकते कि भाई मैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। बात समझ पा रहे हो ना। तो इसे क्या कहते हैं? उपाधि। और हमने इसका क्या कर दिया? उपाधियों का अंत कर दिया आर्टिकल 18 के तहत। बात क्लियर है क्या? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में युवा के लिए मेरा युवा भारत मंच कब लॉन्च किया गया? तो मेरा युवा भारत मंच 31 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया। 31 अक्टूबर
2023 को लॉन्च किया गया। अब इसमें है क्या, मेरा युवा भारत में, ये मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें सारे जितने भी युवा हैं वो क्या करें, रोज़गार को बढ़ावा दें, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट हों, ये कहना है मोदी जी का, और इन्वेंशन करें अपने, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड किस वर्ष लॉन्च किया गया था, किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो मैं आपको बता देता हूँ, वर्ष आ जाएगा आपका 2023। अब ये है क्या, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड? देखो, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड क्या है कि जैसे भी दिक्कतें होती हैं, दिक्कत कैसे है, जैसे कि मान के चलो एक जंगल है, ठीक है, उस जंगल में कह रहे हैं पेड़ पौधे भी हैंगे, ठीक है, जीव जंतु भी हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई आपदा आती है, कोई भी आपदा आती है, ठीक है, तो उस आपदा को बचाव के लिए या फिर उसको ठीक करने के लिए जो भी फंड लगेगा, ठीक है, या उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ठीक है ना, तो इसके बारे में था इसमें, ठीक है, GBF फ्रेमवर्क। तो ये लॉन्च जो किया गया था 2023 में किया गया था। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बात बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।